अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जीएस क्वेश्चन की जो है 1 से 1000 क्वेश्चनों की जो सीरीज चलाई जा रही है, उसमें आज ये 10वां वीडियो है। पीछे लगभग 300-350 क्वेश्चन की सीरीज आप पढ़ चुके हैं। यदि उनको न देखें हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना न भूलें। आज हम लोग जो है आज की टॉपिक में विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। इसमें के जो इम्पोर्टेंट हैं उन क्वेश्चनों को, ठीक है। वैसे ये जो सीरीज है, ये वीडियो एग्ज़ाम 2018 सामने है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा है, बीपीओ है, मीन्स यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और वैसे एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है 5,45,72,000 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा, 5,45,72,000 वर्ग किलोमीटर। और यह संसार के 29.9% 29.9% भूभाग पर फैला है। और यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है निवास करती है। और यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है। और इससे कुछ बातें और जान लीजिए। एशिया महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत, कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। लाल सागर व स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं, जबकि बोरिंग जलसंधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, ठीक है। और इसी वक्त आपको और बता दें कि अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जिस प्रकार से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो उसी प्रकार से अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो जिब्राल्टर संधि द्वारा यूरोप से पृथक होता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं, ठीक है ना। विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त, ये अफ्रीका महाद्वीप। और जबकि आपको एशिया महाद्वीप के लिए बताया है कि विषुवत, कर्क और आर्कटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की वह कौन 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनका स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट सॉरी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु भारत की प्रमुख नदियां हैं और इन तीनों का उद्गम स्थल तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित चेमायुगडुंग हिमानी से निकलती है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है।
और जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटकर पंजाब में प्रवेश करती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के पास सनोख्याबाब हिमनद से निकलती है और जो अरब सागर में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास तथा झेलम। ठीक है, तो चलिए ये तो रहा आज का ये क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो चीन। सोने का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। वैसे सोना अत्यंत चमकदार और मूल्यवान धातु है जो दिखने में चमकदार सुनहरे पीले रंग का होता है, बहुत आकर्षक होता है। इसका प्रयोग आभूषण बनाने में। वर्ष 2007 में सोने के उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका को पीछे छोड़ने के बाद चीन शीर्ष पर है। इसीलिए चीन जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक और भारत के बाद दूसरा बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है ना, भारत के बाद दूसरा बड़ा उपभोक्ता भी याद रखिएगा। इसका मतलब भारत सबसे नंबर 1 का उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद, ठीक है ना, हिंद में स्थित है, हिंद महासागर। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। महासागरीय गर्त महासागरीय बेसिन के सबसे नीचे के भाग हैं। जो महासागरीय गर्त होते हैं वो महासागरीय बेसिन के सबसे नीचे के भाग होते हैं। इनकी तली औसत महासागरीय नितल से काफ़ी नीचे मिलती है और इनकी उत्पत्ति महासागरीय तली में पृथ्वी के क्रस्ट के वलन और भ्रंशन के परिणाम स्वरूप मानी जाती है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। कौन है? मेरियाना गर्त, जो कि 11,022 मीटर है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। और सुंडा गर्त, जिसे जावा ट्रेंच कहते हैं, जावा ट्रेंच का नाम सुंडा गर्त है, ये हिंद महासागर में स्थित है और इसकी गहराई 8,152 मीटर है। यह हिंद महासागर की सबसे बाहरी गर्त है जो हिंद महासागर में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसे जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में। और जुपिटर की कुछ बात है कि अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा माने सबसे कम समय लेता है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष, सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 53 है, ये भी याद रखिए। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है, माने बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है, ज्ञानीमीड। नेक्स्ट देखिए, वर्ष का सबसे लंबा दिन। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। कारण क्या है भी जान लीजिए। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के लंबवत होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक है ना।
सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। और ये भी याद रखिए, पृथ्वी जो है आकार में 5वां बड़ा ग्रह है और अपने अक्ष पर ये 23.1/2 अंश झुकी हुई है। मीन्स 23.5 अंश, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये सौर मंडल का मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, और इसका मात्र एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। इसका विषुवतीय व्यास आपको बताया गया 12,756 किलोमीटर, और अगर ध्रुवीय व्यास कभी पूछे तो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है। और इसके अलावा ये भी याद रखिए, अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, किधर? पश्चिम से पूर्व 610 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? तो मृत सागर का। वैसे लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है। तुर्की की वान झील सबसे अधिक माने 330 डिग्री है, और दूसरा मृत सागर 238। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें, यहाँ होने लिख दिया गया, टाइप हो गया है, उन्हें कहते हैं, उन्हें पर्णपाती वन कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? पर्णपाती वन। ठीक है ना, पर्णपाती वन। और पर्णपाती वन का दूसरा नाम भी याद रखिए, उष्णकटिबंधीय वन। वैसे हमारे देश के बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं, और इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, भी याद रखिएगा। और ये वन बहुत कम घने होते हैं और एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो पेड़ हैं उसमें आप साल, सागौन, पीपल, नीम, शीशम, ये सभी हैं। और कुछ राज्यों का नाम ले लें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी में पर्णपाती वन हैं। चलिए नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। इसके बाद आप याद रखिए, दूसरे नंबर पर न्यूगिनी आएगा, तीसरे पर बोर्नियो, चौथे पर मेडागास्कर, पांचवें पर बेफिन द्वीप, छठे पर सुमात्रा, सातवें पर होन्सू। तो इनका क्रम है ग्रीनलैंड, न्यूगिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बेफिन द्वीप, सुमात्रा, होन्सू। ठीक है। अगला है
कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? फाना कहते हैं। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को फाना कहते हैं। मीन्स किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले, अगर भौगोलिक क्षेत्र कहेगा तो पाए जाने वाले वनस्पतियों के समूह को फ्लोरा और पशुओं के समूह को, साम्राज्य को फाना। अगर पशु रहे तो फाना और अगर वनस्पतियां हैं तो फ्लोरा। याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी। तो 1 घंटे में जो है कितना, 15 डिग्री होती है। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है और इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया। अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड और लार्वोनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, भाले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। नेक्स्ट है धुंध, जो नमी के बड़े कणों से बना है कहलाता है। तो धुंध, इसे कोहरा कहते हैं। वायुमंडल की निचली परतों में एकत्रित धूलकण, धुआं एवं संघनित जलपिंडों को कोहरा कहते हैं। ठीक है। ओशांक के नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरे का निर्माण होता है और इसकी दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? ये तो आप जानते ही होंगे, बलुई मिट्टी है। ठीक है। बालू के जो कण होते हैं उड़कर आकर जमा हो जाते हैं, बलुई मिट्टी। ठीक है। और यही मिट्टियाँ तेज हवाओं द्वारा एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जाती हैं और इसी के कारण मृदा अपरदन भी होता है, भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है लाल मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, ये भी याद रखिए, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। ठीक है। लाल मिट्टी में लाल रंग क्यों होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। ठीक है ना। और लाल मिट्टी का जमाव पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, भी याद रखिए। और इसमें मुख्य रूप से सिलिका और आयरन की अधिकता होती है, जो ऑक्सीकृत होने के पश्चात लाल रंग में परिवर्तित हो जाती है। जल योजित रूप से यह मिट्टी पीली दिखाई पड़ती है और प्रायः यह मिट्टी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो अमेजन बेसिन में। सर्वाधिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर। यह बेसिन विषुवतीय रेखीय प्रदेश में पड़ता है जहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको बताएं तो गंगा बेसिन में औसत वर्षा 110, जबकि कनाडियन शील्ड, साइबेरियन मैदान में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक है ना, याद रखने वाली बात है। अमेजन बेसिन नंबर 1 पर, यहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा, और गंगा बेसिन की बात की गई है तो 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है समुद्र जल का औसतन खारापन होता है तो 3.5%। ठीक है, समुद्र जल का औसतन खारापन 3.5% होता है। सागरीय जल में घुले हुए पदार्थों के भार एवं उसके जल के भार में के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम में अभी पीछे बताया भी गया था, मापते हैं।
अगर 35% लिखा हो तो जान लीजिएगा 35 ग्राम प्रति हजार, अगर 3.5, ठीक है ना, इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम सिर के ऊपर कहाँ पर होती है? तो इसको याद रखिएगा, 23.5 मैंने 23 से 1/2 डिग्री उत्तर। पृथ्वी के अच्छी झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में मैंने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित कर्क रेखा पर 21 मार्च से सूर्य की ओर उन्मुख होना प्रारंभ करती है। कब से? 21 मार्च से। और 3 माह पश्चात 21 जून को कर्क रेखा सूर्य के ठीक सामने होने के कारण मैंने सामने होती, इसी तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा होती है, 78.08%। ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर होती है, 20.95%। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी गैसें होती हैं, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियान, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, नियान, क्रिप्टन, जेनान आदि बहुत सारी गैसें हैं। फिर नेक्स्ट, किस तारीख को पृथ्वी की स्थिति सूर्य के सबसे पास होती है? तो 3 जनवरी को। ठीक है। अभी इसका प्रश्न देखिए, एक और है, बहुत बारंबार पूछा गया है रिपीटेड प्रश्न एग्जाम में। उपसौर किसे कहते हैं? तो पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। जब सबसे नज़दीक हो तो जान लीजिए उपसौर, और जब दूर हो तो अपसौर। तो उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है और इसे उपसौर कहते हैं। ठीक है ना। अगला है अपसौर किसे कहते हैं? पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती तो उसे अपसौर कहते हैं। ठीक। और यह स्थिति, अगला क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होगी? 4 जुलाई को। सॉरी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, इसे अपसौर की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत कब चमकता है? तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। नेक्स्ट है, सूर्य कर्क रेखा के लंबवत कब चमकता है? तो 21 जून को। ये बात आ चुकी है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के लंबवत चमकता है। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भूकंप की कौन सी तरंग सबसे ज़्यादा विनाशक होती है? तो सतही तरंगें सबसे ज़्यादा विनाशक होती हैं। अगला, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून होता है। कौन? 21 जून। इसका कारण क्या है? 21 जून की स्थिति को कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। भाई याद रखिए, 21 जून को जो स्थिति होती है उसे कर्क संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबाई सबसे अधिक पाई जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। इसीलिए 21 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर हो जाती हैं, और जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात्रि छोटे होने लगते हैं। वहाँ ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय रातें लंबी तो शीत ऋतु पाई जाती है। ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, आप इसको समझ चुके होंगे। और आपको थोड़ा सा भूकंप के बारे में बता दें। भूकंपीय तरंगे जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक भूगार्भिक होती है, दूसरा सतही होती है। और भूगार्भिक तरंग को 2 भागों में बांटा गया, पी तरंग, एस तरंग।
और सतही तरंग यल तरंग और आर तरंग होती है। पी तरंग भूगार्भिक है, ये प्राथमिक तरंग है। इस तरंग का पृथ्वी के अपकेंद्र के पास प्रथम आघात पहुंचता है। ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चलती, परंतु ठोस में इनका वेग सर्वाधिक होता है। ये ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य की गति व्यवहार करती है। दूसरा, अगर वहीं यस तरंग की बात करें जो कि भूगार्भिक है, तो ये द्वितीयक तरंग है, केवल ठोस में ही गमन करती है और ये अनुप्रस्थ तरंग की बात व्यवहार करती है। अब चलते हैं हम सतही तरंग। सतही तरंग की बात कर लें, जिसमें यल और आर तरंगे हैं। तो इसकी उत्पत्ति धरातली चट्टान एवं भूगार्भिक तरंगों के मध्य अन्योन्य क्रिया से होती है। ये केवल क्षैतिज तल पर गमन करती तथा सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः आगे इसको लेके चलेंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें, और ये चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको UPSSSC से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।